मैं बोल ही नहीं रहा था, कहां से आएगी आवाज। अपने लास्ट टॉपिक पर तो क्या पढ़ा था? बंदी करना पड़ा था। विधियां कंप्लीट हो गई थी। बचा तो नहीं था कुछ? कुछ बचा हुआ था मुझे याद है। क्या बचा हुआ था बताओ? नसबंदी करने वाला बचा हुआ था ना। क्या करे? आवाज कम आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। जय सर। हाँ बच्चों थोड़ा देखना नसबंदी के बारे में। नसबंदी, बंदी है? नसबंदी यानी वेस्टोमाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? वेस्टोमाइजेशन। हेलो सर, मेरे पापा इंडिया है। ये क्या मतलब है? अच्छा मैं कहाँ पे हूँ? मैं यही मीडिया में होता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। देखो बच्चों, वेस्टर्नाइजेशन और नसबंदी में अंतर क्या होता है उस दिन मैंने पहले डायग्राम से तो छोटी सी बात बता देते हैं। जैसे कि अपने पढ़ा था कि नर का जो जननांग होता है उसके अंदर सबसे ये भारी वाले भाग को क्या बोलते हैं? वृषण। क्या बोलेंगे? अरे बोलेंगे क्या? वृषण कोश है ना। और इसमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? और इन्हीं को बोला जाता है प्राथमिक जननांग। कौन से बोला जाता है? जननांग। अब वृषण जो होते हैं वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन ना। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। मैंने ये बताया था कि बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स इससे जुड़ी होती है। रेड में बनाएंगे सही रहेगा। ठीक है बच्चों, यानी इससे छोटी छोटी रक्त वाहिनियां जुड़ी होती है। वृषण से कौन जुड़ी होती है? छोटी छोटी। और रक्त वाहिनियां का काम क्या होता है बच्चों? रक्त को पहुंचाना। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो रक्त वाहिनियां हैं इनका काम होता है रक्त को लेके जाना। जब तक किसी भी ऑर्गन के पास रक्त जाता रहेगा वो क्या करता रहेगा? अपनी क्रिया, अपने क्रियाकलाप वो चालू रखेगा ना। और वृषण के पास रक्त जाता रहेगा तो वो क्या काम करता रहेगा? वृषण क्या प्रोड्यूस करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और नर मैटिंग करता रहेगा। अब बात आती है बच्चों, एक बड़ी सी वाहिनी जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? वाहिनी। इस वाहिनी का नाम बच्चों क्या होता है? वाहिनी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? शुक्राणु वाहिनी। मैंने यही बताया था, शुक्राणु वाहिनी प्लस ये पूरा का पूरा सिस्टम अब डैमेज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है? पशुपालन। एलपीएम है ना, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों अगर पूरे सिस्टम को यहाँ से ब्लॉक कर दे, मैंने बड़ी जो कास्ट स्ट्रक्चर से बताया था कि यहाँ से पहले इस एरिया को ब्लॉक कर दो, फिर इस एरिया को, और इधर पूरा कंप्लीटली ब्लॉक कर दो, तो नीचे क्या नहीं आ पाएगा? पाएगा क्या? ये मैथन क्रिया कर पाएगा क्या? क्योंकि रक्त यहाँ से अगर अपने यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ से इसको दबा के, इधर से दबा के, यहाँ से दबा के पूरा ब्लॉक कर दिया, तो नीचे रक्त नहीं जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय। जैसे निष्क्रिय हो जाएंगे तो आगे क्या नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, निष्क्रिय हो जाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे और नर कभी मैथन क्रिया नहीं कर पाता। ऐसे नर को कौन सा नर बोलते हैं? बंधियाकृत नर। कौन सा बोला जाता है? और बंधियाकृत नर को क्या कहते हैं? बेल। क्या बोला जाता है बच्चों? एक ही होती है ना। तो ऐसे नर को क्या बोला जाता है? बंधियाकृत नर। बंधियाकृत नर को क्या बोलते हैं? बेल। अब बच्चों बात ये है कि अपने नसबंदी के बारे में, बंधियाकृत आपने पढ़ लिया है ना, अपने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नसबंदी। अब नसबंदी में क्या किया जाता है? एक ऑपरेशन किया जाता है, बहुत स्मॉल छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, बिल्कुल एनिमल्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हल्का सा कट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, कट लगा के आप एक सीजर आती है, ऑपरेशन सीजर बोलते हैं, ऑपरेशन कैंची बोलते हैं, उसे इस नाड़ को ऐसे हटाया जाता है। वो तीखी नहीं होती, शार्प नहीं होती, ऐसे फ्लैट होती है वो ना। इस क्या करेंगे? इस जो शुक्राणु वाहिनी के इधर से उठाया और इसके यहाँ पे क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। कर दिए बच्चों। और कुल मिला के बात ये कि जो रक्त वाहिनियां होती है इन पे कोई नुकसान नहीं किया जाता, ये ऐसे कैसे रहती है। ओनली शुक्राणु वाहिनी के इधर से कट कर दिया और फिर एक छोटा सा कट और लगाते हैं इस साइड। यहाँ हल्का सा कट लगाया, लगाने के बाद इस शुक्राणु वाहिनी को यहाँ से क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। परंतु रक्त वाहिनियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, रक्त वाहिनियों को कोई नुकसान
नहीं पहुंचाया जाता। देखो बच्चों यहाँ से भी कट लग गया और इधर से ये क्या हो गया, कट लग गया। तो क्या शुक्राणु वाहिनी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? अब देखो रक्त वाहिनी को कुछ नहीं हुआ। अब रक्त किसके तक आएगा? वृषण तक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? आ पाएगा। तो क्या वृषण एक्टिव रहेंगे? तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? तो ये नर मैथुन क्रिया कर सकता है कि नहीं कर सकता? मैथुन क्रिया कर सकता है, गर्भ माता को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। ऐसे नर को कौन सा नर बोल रहे हैं? नसबंधीकृत नर। कौन सा नर बोलते हैं? जिसकी शुक्राणु वाहिनी काट दी जाए वो कौन सा नर होता है? नसबंधीकृत। जिसका पूरा रिप्रोडक्टिव या जननांग नष्ट कर दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? बंधियाकृत नर। अगर पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक कर दिया तो उसे बोलते हैं बंधियाकरण। और केवल अगर नसबंदी काट दी तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या होगा, अब इसका मतलब क्या आता है? नर में छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे अपने, इसको काटना, शुक्राणु वाहिनी को काटना। समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा था। पार्ट डिफेंस बोलते हैं उसका पार्ट ही होता है वो बेसिक ना। तो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा सारा। ठीक है बच्चा, नर में शुक्राणु वाहिनी को काटना ही क्या कहलाता है? नसबंदी कहलाता है। ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे ना तो शुक्राणु बनेंगे और ना शुक्राणु बाहर जा पाएंगे तो फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए ऐसे नर की? ये नर क्या कर सकता है? मैथुन क्रिया कर सकता है, परंतु मादा को कभी प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, गर्भवती नहीं कर सकता। कौन सा नर? ठीक है। और इस नर को क्या बोला जाता है? जिसकी नसबंदी कर देते हैं ऐसे नर को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलेंगे? टीजर बुल। क्या बोला जाता है बच्चों? टीजर बुल। अब टीजर बुल का उपयोग किसमें करते हैं? किसमें करते हैं? मध्यकाल का पता लगाने के लिए। मध्यकाल या हीट पीरियड या फिर एक्स्ट्रस पीरियड एक ही बात होती है। ठीक है बच्चों, मध्यकाल का पता लगाने। और बेल का काम क्या होता है? बेल खेती करने। और स्टीर जो होता है उसका काम क्या होता है? ये पढ़ा था आप लोगों ने कि बंधियाकृत नर है तो उसे बोला जाता है बेल। अगर वो परिपक्व आयु के बाद बंधियाकरण कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बेल बोलेंगे। और परिपक्व आयु से पहले अगर बंधियाकरण कर रहे हैं तो स्टीर। स्टीर के क्या काम आता है? मांस बल। और इसके अलावा हो गया स्टैग, किसके नर को बोलते हैं? सुअर के नर। भेड़ के बंधियाकृत नर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेज ये बीडर। और बकरी के बंधियाकृत नर, गाय के बंधियाकृत नर को बेल बोला जाता है ना। बस ये इतने की। और जो मुर्गी का बंधियाकृत नर होता है उसे क्या बोलते हैं? और उनमें उसमें बंधियाकरण करना क्या कहलाता है? ठीक है बच्चों, अब ये बंदिया नसबंदी की थोड़ी सी बात लिख के डायग्राम बना के खत्म करो, बस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तुम लोगों का एग्जाम कब है? संडे टेस्ट होता है या कब बोला तुम्हारा? बस यही पढ़ाई 3-4 लाइन स्टार्ट नहीं करा। क्या कह रहे हो? अच्छा अभी नहीं है क्या? नेक्स्ट संडे से होगा आई थिंक। अच्छा मेजर टेस्ट है क्या तुम लोग? चलो सिलेबस कुछ हो जाएगा अच्छा खासा। पेपर बनाएंगे बढ़िया वाला, अच्छा वाला पेपर बनाएंगे। पेपर ऐसे बनाए जाएंगे बच्चों को, पेपर एक बार अगर आप रीड भी करोगे ना लास्ट में, जैसे 1-2 दिन बच्चे हैं पेपर में, तो उसमें यह रहता, सिलेबस तो पूरा निकाल नहीं सकते, पेपर तो पढ़ सकते हैं। पेपर का पैटर्न ऐसे सेट करा जाएगा कि सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी साथ के साथ। मैं ऐसे ही बना के दूंगा पेपर आपको ताकि आपके इजीली मामला बैठ जाए, क्योंकि लास्ट में तो बंदा पेपर ही करके जाता है ज्यादा 2 दिन में, तो इतना ही पढ़ा जाता है। और पूरा तो आप सिलेबस तो कर नहीं सकते, तो 5-4 महीने का सिलेबस एक दिन में तो कैसे कर दोगे? हैं? हाँ, एक तरीके से कर सकते, बायो रख दिया, केमिस्ट्री रख दिया, ऐसे है ना, ये तरीका।
ऐसा क्या? डट जा, टीचर बोला। तो डबल चक्कर हो गया, वापस उतने घूमना पड़ा जितना आया। ऐसे वहां से अंदर से गली नहीं आता, तो आगे देख वहां रोड का काम चल रहा है। वापस गया 3 किलोमीटर, फिर ऊपर से घूम गया 6-9 किलोमीटर पड़ गया। संघर्ष नहीं कर रहे, खेद लड़ाई हो गया। मेरे माइंड में चल तो रहा था, कल थोड़ा बहुत ही था कि वहां ऐसे हलचल सी थी, स्पाइसी हो रही, तो मैं क्या अभी तो क्या काम स्टार्ट करेंगे 10 बजे। काम स्टार्ट, रोलर यूं लगा रखा था, टेढ़ा निकलने की जगह नहीं थी। मेरे 10 मिनट वेस्ट हो गए, 10 से 12 मिनट। सरिया टिपरों की नगरी है क्या भाई? सवाई माधोपुर की जगह ये है। अच्छा हाँ, वो एक एरिया है, बताते हैं ऐसा कुछ है ना। हाँ, वो साइबर के अंदर वो लोग ज्यादा उसमें एक खास है। हाँ हाँ, उसमें बताते हैं कि वो लोग ज्यादा पढ़े हुए भी नहीं होते, पर फिर भी वो वो कोई आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो शायद पहले तो एडवांस देते रहते हैं, थोड़ा बाद में एकदम से अकाउंट को क्या कर देते हैं, शायद ब्लॉक वगैरह करते हैं। अकाउंट तो उनका खुद का ब्लॉक होता है। अगर कोई रिपोर्ट कराता है ना कि सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो उनका अकाउंट बंद होता है जिसमें पेमेंट। लेकिन वो आईडी में चलाते हैं, जैसे क्रेडिट टाइगर की आईडी होती है ना, इनमें चलाते हैं। नहीं, ये गलत फर्जी काम होते, काम अच्छी वाला करो, ऐसा काम करो ही मत है ना सर। जो जिसकी खाने की दालें नहीं थे वो करोड़पति आती है। अरे वो पैसा देखो, उसमें एक कारण होता है कि ये जितना भी ये गलत पैसा ना, ये आप प्रॉपरली यूज नहीं, करोड़पति है बट वो करोड़पति भी नहीं है, उनके अकाउंट ब्लॉक है लगभग लगभग। बस पैसा पड़ा, वो ब्लॉक ही पड़ा, निकाल नहीं सकते हो। क्या बता। चलो, अंदरूनी बात कर दी तुमने, बहुत गहरी बात कर गया है, बहुत गहरी बात कर गया। ये चीजें काम की नहीं है रियल में। पढ़ाई करो, ये चीजें तो क्या है ना, आती जाती रहती है। अगर क्या दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे। पता है मुझे, ऐसे क्या बोलते हैं। देखो बच्चों, आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे पशुओं में डी हॉर्निंग या फिर सींग रोदन क्या चीज होती है। ठीक है बच्चों, पशुओं में डी हॉर्निंग या सींग रोदन क्या चीज होती है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहले तो आपको बताते हैं सींग रोदन और डी हॉर्निंग क्या चीज है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सब बच्चे ध्यान देना, ये एक ही वर्ड लिखा मिलेगा आपको कई जगह पे ना, अलग अलग नाम से। जैसे हिंदी में तो पशुओं में सींग रोदन क्या बुलाया था बच्चों, सींग रोदन। सींग रोदन भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, या फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कलिकायन। क्या मिलाया था बच्चों, कलिकायन। ठीक है, या फिर कई जगह मिल जाता है डिसबडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, डिसबडिंग। या फिर मिलेगा डी हॉर्निंग।
वैसे देखें डिसबडिंग डी हॉर्निंग एक भी चीज है और अलग भी चीज है। यानी जैसे सींग आना शुरू हो, छोटी छोटी पहले क्या निकलती है, उसके बड निकलती, कलिकाएं निकलती है ना, उनको अपने अर्ली एज के अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा, डिसबडिंग। कई बार सींग थोड़े बड़े होते हैं, उनको काट देना क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग। वैसे तो टर्म ऐसे है, बाकी कॉमन ही कर रखी है। अब बात ये आती है कि पशुओं में सींगों को हटाना ही क्या कहलाता है बच्चों, डी हॉर्निंग, या फिर क्या बोलेंगे, कलिकायन, डिसबडिंग। डी सारे के सारे जितने मैंने वर्ड रखे होते इसमें आते, पशुओं में सींगों को हटाना क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग, डिसबडिंग, कलिकायन या सींग रोदन, चारों एक ही टर्म है। अब बात ये है कि अगर आप ये सींग रोदन कर रहे हो तो इसके लाभ क्या है, फायदे क्या है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स लगते हैं, फायदे क्या क्या लगते हैं, क्या लगते हैं आपके, क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके। ये लगभग सबको पता होता है कि चलो पशु ऐसा है कि अग्रेसिव नेचर का है तो पशु मारेगा नहीं, है ना, उठा के नहीं तो फेंक देगा, या फिर आपस में एनिमल लड़ रहे हैं तो वहां नुकसान कर देगा। खुला आवास नाम सुना होगा आप लोगों ने, खुला आवास, अगर वहां पे है पशु तो क्या करेंगे, खुले आवास में लड़ लेंगे, एक दूसरे को इंजरी पहुंचा सकते हैं, या जो फार्मर है या कीपर सन को रखने वाला वो उसको भी क्या करते हैं, डैमेज कर सकते हैं ना। तो ये जो सारे के सारे क्या हो गए फायदे, और थोड़े सींग काटे होंगे, कहते हैं रेट भी अच्छा लगता है, दिखते भी अच्छे एनिमल। एक नुकसान होता है जो बहुत ही खतरनाक नुकसान है, ये क्वेश्चन मेरे से, मैं 2023 के अंदर जब एआरएस में सिलेक्ट हुआ था, 2023 में एमएससी था, तब मैं दे गया था एआरएस का इंटरव्यू, वहां से मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था उन लोगों ने कि डी हॉर्निंग का सबसे बड़ा नुकसान बताओ क्या है। नहीं, जरूरी नहीं होता कई बार, बताओ। सबसे बड़ा नुकसान वो आपको पता भी है, बट आपको बात नहीं, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, पर आपको पता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चीजें पूछी जाती है। क्या करना, ऑप्शन नहीं है। चलो सुनो मेरी बात, आपको 1 मिनट में समझा जाएगा, मैं 2-3 लाइनें बताऊंगा। आपने अगर मुर्रा को पहचानना है तो कैसे पहचानना, सूरती को पहचानोगे कैसे, कैसे सींग होते हैं, तलवार के जैसे नहीं होते, दारांती के जैसे होते हैं ना। और अगर आपने जाफराबादी के सींग देखने तो कैसे पता चलेगा, कैसे सींग होते हैं, कुंडलाकार सींग होते हैं ना, कैसे सींग होते हैं, कुंडलाकार। अगर आपने गिर गाय के सींग देखोगे तो कैसे होंगे, अर्धचंद्राकार। तो यानी अगर सींग काट देंगे तो पशु की क्या गायब हो जाएगी, पहचान, क्या गायब हो जाती है, पहचान। तो सबसे बड़ा अगर कोई लॉस है तो वो क्या, पशुओं की पहचान गायब हो जाना। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कभी भी किसी से पूछे तो याद रखना कि पशुओं की पहचान गायब हो जाना क्या सबसे बड़ा लॉस है, डी हॉर्निंग का। बाकी कोई ज्यादा लॉस नहीं है। देखो कैंसर वगैरह तो तब होने की प्रॉब्लम रहती है जब मतलब अनसफिशिएंट मामला हो, किसी ढंग से उसके डी हॉर्निंग नहीं कर रखी। तो सुनो बच्चों, जब डी हॉर्निंग की बात आती है तो डी हॉर्निंग की मेथड्स के बारे में सबसे पहला मेथड जैसे आता है रासायनिक विधि। कौन सी विधि बोलेंगे बच्चों, रासायनिक विधि। इस रासायनिक विधि में देखो बच्चों क्या होता है, पहले सुनो आराम से। यानी पशु लगभग 1 से 2 सप्ताह का होता है, तब की बात है, कितना बच्चों, 1 से 2 सप्ताह, यानी लगभग कितने दिन का होगा, 7 से 15 दिन का पशु होता है तब। अब जैसे 7 से 15 दिन का पशु होता है तो रासायनिक विधि के अंदर क्या करते हैं, अपने KOH, किसकी बच्चों, KOH की छड़ लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ ली जाती है। ये एक प्रकार का क्या होता है, रसायन होता है। अब करेंगे क्या कि जैसे 1 से 2 सप्ताह यानी 7 से 15 दिन का पशु कितना का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होता। अब उसके यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी बड कलिकाएं आ रहती है, क्या आ रहती है, छोटी छोटी बड सारी होती है, छोटी छोटी कलिकाएं आ रहती है सींगों की, है ना। अब क्या करते हैं, उस जो छड़ होती है KOH छड़, ऐसी लंबी छड़ होती है ऐसे, है ना, इसको इसके ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते रहते हैं, रगड़ते तब तक रगड़ते हैं जब तक इसमें क्या नहीं आ जाता, रक्त नहीं आता, इसको रोक दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर भी छड़ को लगातार रगड़ा जाता है, कब तक, जब तक क्या नहीं आता, इसमें से रक्त नहीं आ जाता। इस तरह जब इसको रगड़ के आप छोड़ देते, उसके बाद टारपिनो का ऑयल वगैरह लगा के थोड़ा बहुत छोड़ दो, और इस तरह क्या होता है कि ये बड है जो जैसे वो उग रही थी वहीं से नष्ट हो जाती है, उगती है वहीं से नष्ट हो जाती है। उसके बाद जिंदगी में कभी सींग नहीं आती, कभी सींग आती नहीं है। तो जो रासायनिक क्या बोलते हैं इसको, सींग रोधन की या कलिकायन की सबसे बेस्ट विधि किसी कहा जाता है, रासायनिक विधि को कहा जाता है। आज तक अगर क्वेश्चन आए तो यही है कि सींग रोधन की सबसे अच्छी विधि का नाम बताओ।
रासायनिक। क्या होता है इसके अंदर? KOH की छड़ लेते हैं और पशु कितने दिन का होता है, उसके सींग के ऊपर क्या करते हैं, उसको घिसते हैं। घिसने के बाद ब्लड नीचे गिरना शुरू हो जाता है और उसको रोक देते हैं। फिर तारपीन का या कोई ऑयल लगा देते हैं ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, बाकी उससे होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। नहीं, KMNO4 का नहीं कर सकते। KMNO4 तो आप टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं, मेडिसिनल भी यूज कर सकते हैं। KMNO4 को लाल दवा कहते हैं ना। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो आगे जो आजकल दूसरा मेथड देखो कौन सा है, गर्म छड़। दूसरा मेथड का नाम बच्चों क्या है, गर्म छड़। क्या नाम है, गर्म छड़। हॉट आयरन मेथड, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, हॉट आयरन, हॉट आयरन रोड मेथड बोला जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, वो सेम एज कितनी होनी चाहिए एनिमल्स की, ठीक है, यानी 1 से 2 वीक या फिर वही सेम 1 से 2 सप्ताह, लगभग 7 से 10 दिन या फिर 7 से 15 दिन की एज पे। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं, ये जो बच्चा है इसके ऊपर ये सींग होती है, छोटे छोटे बर्ड आ रही होती है। सबसे पहले इसके चारों ओर से क्या हटा देते हैं, बाल। सींग के चारों ओर से हेयर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब जहां पे ये जगह खाली की, यहाँ पे हल्की हल्की चारों तरफ क्या लगा देते हैं, वैसलीन लगा देते हैं। हाँ, चारों तरफ इस, यानी ये अगर हॉर्न की बड है तो इसके चारों तरफ क्या हटा लेंगे, पहले बाल, अब स्किन निकल जाएगी। स्किन के ऊपर क्या लगा देंगे, वैसलीन, क्योंकि गर्म छड़ जब लगाएंगे जिससे स्किन ना जले, ठीक है। अगर टेम्परेचर पड़ेगा तो वो कौन गर्म होगी, वहां पे वैसलीन गर्म होकर रह जाएगी ताकि अंदर तक उसको नुकसान ना, स्किन ना जले उसकी, इसलिए लगाई जाती है चारों तरफ, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, चारों तरफ बाल को हटा के और जहां पे चमड़ी निकल चुकी त्वचा दिख रही वहां चारों तरफ क्या लगा देंगे, इसके वैसलीन लगा देंगे। फिर एक आयरन की रोड लेंगे, किसकी रोड लेंगे बच्चों, आयरन की रोड। इस आयरन की रोड को क्या किया जाएगा, गर्म। कब तक गर्म किया जाए, जब तक क्या नहीं हो जाती है, लाल। और इस लाल छड़ को इसके ऊपर रख देते हैं, जैसे लगते एकदम धुआं निकलेगा, जल जाएगी, है ना। और ये चलाएगा, चिल्लाता ही है वाला कौन, पशु क्या बोलता, ओरे जीतला बाढ़ दी हो रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जला के नष्ट कर दिया जाता है। सेम इसको भी जला के नष्ट कर दिया जाता है, परंतु ये अच्छी विधि नहीं, क्या नहीं है, ये अच्छी विधि नहीं, खराब विधि। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कीड़े पड़ने की संभावना ज्यादा, स्किन जल जाती है, जख्म बन जाते हैं, जख्म बोले तो घाव बन जाते हैं, जिसकी वजह से कीड़े पड़ने की प्रॉब्लम रहती है। आपसे पूछा जाए सिंह रोधन की खराब विधि कौन सी है, गर्म छड़ विधि। इस विधि से क्या हो जाता है, पशु के सींगों में क्या पड़ने की प्रॉब्लम रहती है, कीड़े पड़ने की समस्या रहती है। कौन सी विधि में, गर्म छड़ विधि, ठीक है बच्चों। एज वो सेम ही है, टेम्परेचर इतना ही रहता है, गर्म करके उसको जब रेड दिखने लगता है तब उसके ऊपर चिपका देते हैं। अब गांवों में क्या होता है, आपने सुना होगा एक बोल्ट, सुने बोल्ट जो होते हैं, नट बोल्ट जो होते हैं, आजकल गांवों में उन्होंने क्या करा है, एक अलग ही बिजनेस चला रखा है। यानी जो मोटा थोड़ा सा बोल्ट होगा, यहाँ तो छोटे छोटे ऐसे, यहाँ पे तो हाँ ये इस तरह के जो जैसे कसने वाले होते हैं, है ना, डेबरी जैसे बोलते हैं नॉर्मल, इससे थोड़ा बड़े वाले जो होते हैं। अब क्या करेंगे, उन्होंने क्या करा है, लोहे की रोड ली है, उसको उसके ऊपर क्या कर रखा, बेल्ट कर रखा है इस तरह से। अब वो लोग क्या करते हैं, गांव में आएंगे, वहां पूरा उसको गर्म करेंगे, ये जब रेड लाल हो जाएगा पूरा का पूरा, पशु के सींग को प्रेशर लगा देंगे, तो उनको क्या, सींग को नष्ट कर देंगे। पर ये मेथड सही नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है पशुओं को। कई पशु तो टेम्परेचर सही हो जाते हैं, पर कई खराब भी हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ये जो मेथड है कब यूज कर लेते हैं, या तो सर्दी के अंदर या बारिश के मौसम में। कब, सर्दी के अंदर, बारिश के मौसम में, उस समय बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उस समय कीड़े पड़ने की 99% क्या होती है, संभावना होती है। उस समय वो जख्म सही नहीं होता। और कभी तो ना बारिश के समय के अंदर और सर्दी के अंदर कोई भी अगर चोट लगी, आपके कोई भी घाव बन गया, तो वो जल्दी से सही नहीं होता। उस समय मॉइस्चर ज्यादा, जब मॉइस्चर ज्यादा होगा एनवायरमेंट में, तो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है जो सड़ाने गलाने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, 2 मेथड्स हो गए। तीसरा मेथड देखो, तीसरा मेथड इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। क्या नाम है बच्चों उसका, इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। अब तो इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर का मेथड तो ऐसा ही है, फर्क बस इतना कि इलेक्ट्रॉनिक है ना। अब क्या करते हैं, एक इस तरीके का यूं अलग अलग शेप में आते हैं, जैसे ये करके इस तरीके का बताता हूं मैं, इस तरीके की रॉड टाइप होती है इस तरीके की, ठीक है। अब ये जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन रॉड बोलते हैं इसको, ये किससे गर्म होती है, लाइट से। अब क्या करते हैं, अपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे स्विच के अंदर लगा दिया, इसका बटन कर दिया ऑन। अब धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसकी नंबरिंग आती है। टेम्परेचर जब कहां तक चला जाता है, देखो 1000 फारेनहाइट तक। कितना चला जाएगा बच्चों, 1000 फारेनहाइट तक। 1000 फारेनहाइट जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा, तो
इसको क्या कर दिया जाता है, 10 सेकंड के लिए इसकी गलिका पे रख के ब्लड को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। हाई टेम्परेचर के कारण कुछ मसल्स के अंदर या कुछ छोटी छोटी मोटी जो रक्त वाहिनी होती है वहां प्रॉब्लम आने की दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से ये भी इतना अच्छा मेथड नहीं है। तो सबसे अच्छा मेथड फिर कौन सा है, कौन सा मेथड है? अब एक दो मेथड और ऐसे आते हैं कि सींग अगर बड़े हो गए, सींग क्या हो गए, बड़े हो, है ना, तो उसमें एक मेथड आता है जिसे बोलते हैं रबड़ बैंड मेथड। कौन सा बैंड बनाया था बच्चों, रबड़ बैंड, है ना। अब रबड़ बैंड मेथड में देखो क्या चीज होती है, सींग थोड़े बड़े हो गए, लगभग 8 सेंटीमीटर तक हो गए, कितने, 8 सेंटीमीटर, जैसे मोस्टली भेड़ में बकरी के अंदर थोड़े बड़े हो जाते हैं सींग, है ना। अब बच्चे उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सींग ये इतने बड़े बड़े सींग हो गए बकरी के अंदर, अब क्या करते हैं, ये जो जहां आप देखोगे जहां सींग लास्ट में जुड़े होते हैं ना, एंड में यहाँ पे बिल्कुल, है ना, वहां पे आपको थोड़ा गड्ढा सा दिखेगा जहां पे उनकी रूट होती है, जड़ होती है, इनके ऊपर टाइट रबड़ आते हैं स्पेशल, जो आपको वेटरनरी वहां पे जहां वेटरनरी का सामान मिलता है वहां पे वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर ये मिलेगा आपको ना। तो इनको टाइट यहाँ पे पूरा चढ़ा दिया जाता है। अब जब आप इनको टाइट यहाँ पे बांध दिए रबड़ को, दोनों सिंगों के ऊपर 5-6 रबड़ लगभग चढ़ा दिए थे पूरे से दोनों साइड, जैसे लड़कियों में चोटी ऊंची एंड में यहाँ पे लगा लेती है ना, ठीक है, टावर साइड में ना, तो वो वैसे ही। अब क्या करते हैं कि ये टाइट रबड़ कई दिनों तक पड़े रहते, 2-3 सप्ताह तक या 6 सप्ताह तक रख देते हैं इनको। लगभग जब 6 सप्ताह तक रखते हैं तो सुनो बच्चों क्या होता है कि ये सींग के आसपास का ये जो एरिया है, ये जो सेल है, अब इनको बाहर से क्या नहीं मिल पाता, रक्त नहीं पहुंच पाता, या क्या नहीं पहुंच पाता बच्चों, रक्त नहीं पहुंच जाता। क्यों, कारण क्या है कि यहाँ पे अगर अपने यहाँ पे टाइट हाथ पे चढ़ा देंगे इससे आगे ब्लड नहीं, अब अपने हाथ को टाइट कितने दिन तक बांध दिए, 6 से 8 सप्ताह तक, या 6 सप्ताह मतलब कितने दिन हो गए, 42 दिन हो गए, 42 दिन तक अपने हाथ को बहुत टाइट बांधते, क्या ब्लड आगे जाएगा, तो उससे इसके चारों तरफ जब रबड़ चढ़ा दिया जाता है तो ब्लड यहाँ का जो एरिया ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, यहाँ ब्लड आए तो धीरे धीरे कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट। जैसे कोशिकाएं नष्ट हो गई, कोशिकाएं काम नहीं करी, तो सींग की जो रूट होती है, जड़ होती है, वहां से निकल के अपने आप सींग बाहर गिर जाता है। इस मेथड को क्या बोला जाता है बच्चों, रबड़ बैंड। इसमें पेन ज्यादा होता है, कई दिनों तक कौन सा समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आधार कार्ड भेज रहा हूँ ना श्रीगंगानगर का, ठीक है। तो बच्चों अब क्या होगा, यही रबड़ बैंड मेथड में क्या होता है, ये जो सींग है, सींगों की जड़ के ऊपर क्या चढ़ा दिए जाते हैं बच्चों, टाइट रबड़ चढ़ा देंगे, लगभग ये 6 सप्ताह तक पड़े रहेंगे, तो क्या होगा, आसपास का एरिया कैसा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल, उनको पता नहीं चलेगा, ब्लड आएगा नहीं। अब लास्ट में यहाँ से जड़ें सींग निकल के अपने आप बाहर गिर जाएंगे। और एक मेथड आता है लास्ट वाला, जिसे आपने काफी सुना भी होगा, देखा भी होगा, आरी द्वारा। किसके द्वारा, आरी द्वारा। आरी द्वारा में देखो बच्चों क्या होता है, जैसे सींग, बड़ा सारा सींग है, इसको सींग को क्या करते हैं, यहाँ से आरी के द्वारा कट कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इतने ही मेथड से, कितने मेथड से, ये 5 मेथड से। इसके बारे में लिखो, अगर समय बचेगा तो आपको सारी वीडियोस दिखा देंगे कहाँ किया गया है, ठीक है। लेगा बच्चों, पशुओं में सींग रोदन, बी हॉर्नी, डेस्पट, है ना। कल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट फर्स्ट क्लास वाले कितने बच्चे, आज इनकी पहली क्लास, 1 2 4। ऐसे कौन से बच्चे जो पहली बार ही पशुपालन की टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले किसी ने पढ़ रखे, जिसने कभी पढ़ाई नहीं है, पहली बार आज ही पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं। तो इसका मतलब पता तो चल गया, समझ तो आ गया भी क्या चीज होती है सींग काटना, कैसे काटते हैं। अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितनी बार मर्जी पूछो। रासायनिक विधि, रासायनिक लिख देना। अच्छा वाइट है, मैं सोच रहा हूँ दिख के लिख।
शोधन की सबसे उपयुक्त विधि है बच्चों। क्या चीज? ये ब्लड आएगा, ठीक है, वो जला देता है। जलाने में और ब्लड में दोनों में फर्क रहता है, ठीक है। उसमें लोहा होता है और लोहा वैसे भी दिक्कत करता है। आयरन होता है, आयरन आयरन वैसे लोहा लग जाए तो हाथ हाथ किसका इंजेक्शन लगवाते हैं अपन? तो लोहा का खराब होता है। पोटेशियम अपने आप में एक लवण होता है जो वैसे ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। KOH दोनों में लवण कौन और क्षार कौन है? इसलिए लवण ही है, मतलब इसमें एसिडिक नेचर किसकी होगी और पोटासिक अपने बेसिक नेचर किसकी होगी? पोटेशियम क्या है? क्षार है कि अम्ल है? हाइड्रोक्साइड OH क्षारी है, दोनों क्षारी है। बढ़ते हैं जिसमें H+ आयन ज्यादा वो अम्लीय है ना, और अम्लीय में एल्यूमिनियम, मैग्नीज, हाइड्रोजन ये ज्यादा होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये किसमें आते हैं? क्षार। सोडा पीते हैं ना, सोडा, सोडा एसिडिटी को बढ़ाता है कि कम करता है? जब आपके स्टमच के अंदर एसिडिटी बढ़ती है तब एसिड के नंबर बढ़ते हैं कि कम होते हैं? बढ़ते हैं ना, यही गलती है तुम्हारी। जैसे आपसे बोले प्रबल क्षार है जिसका pH 3 है, 4 है, 5 है और 5.5 है, सबसे प्रबल क्षार कौन सा होगा? जिसका pH 3 होगा। क्योंकि उल्टा था ना कि जैसे जैसे एसिड के नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे 3 से 4, 5, तो एसिडिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। कारण है कि बीच में ताऊ बैठा है। कौन बैठा है? ताऊ। OH और H दोनों आयन बैठे हैं, आते जाएंगे। अब जैसे ही आप 7 से आगे इधर की तरफ चल दिए, उसके बाद आगे कोई रोकने वाला नहीं, ना H आने वाला है ना बीच में OH आने वाला है। इस वजह से क्षार का नंबर बढ़ता बढ़ता, बट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने प्रबल क्षार होता जाएगा। ये 8 होगा, 9 वाला और ज्यादा क्षारीय है, 10 वाला और ज्यादा क्षारीय, 11 वाला और ज्यादा क्षारीय। क्यों? क्योंकि उधर बीच में कुछ कंटेंट आने वाला नहीं है। अमल में जब अपने चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 तक आते आते तो उधर से OH और H की सांद्रता क्या होती है? एकदम बराबर होती है 7 पे। इसलिए इधर वो H और OH बैलेंस होते जाते साथ के साथ ही। उधर बैलेंस करने वाला कोई नहीं होता, शेर खुला घूमता है ना। ठीक है बच्चों, लिख लिया रे बच्चों? चले आगे। चल, गर्म छड़ द्वारा, है ना, पिछले वाला लिख लिया था ये वाला मेथड। सो दूसरा मेथड क्या लिखेंगे बच्चों? गर्म छड़ द्वारा कैसे ऊपर नहीं जाने का, टेढ़ा हो रहा है इसलिए तेरे को कह रहा था मान नहीं रहा। ठीक है बच्चा, गर्म छड़ द्वारा क्या होता है ना, गर्म छड़ सुरक्षित विधि नहीं है। इसमें क्या होता है? कीड़े पड़ने का खतरा रहता है। गांवों में प्रचलित विधि, मैंने बताया था ना, गांवों में क्या करते हैं? वो बोल्ट को बेल्ट करके रखते हैं, गरा गर्म में चिपकाया है, बस मामला खत्म। रबड़ बैंड इलेक्ट्रॉनिक डी और 1000 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर गर्म करते हैं उसको, और 10 सेकंड पर तक सींग में रख के उसको सींग को खत्म कर दिया जाता है।
इलास्टेटर में रबड़ बैंड 10 सेंटीमीटर लंबे सींग होते हैं बच्चों, 3 से 6 सप्ताह तक लगता है और लास्ट में सींग झाड़े जाते हैं। भेड़ में बकरी में यूज किया जाता है। आरी द्वारा बड़े सींगों को काट दिया जाता है। क्या हुआ? अच्छा, लॉक कर देंगे क्या? चाबी? हाँ बिल्कुल कर लो, कोई इशू नहीं है। बुक में कर लो, आपके पास दे रखी तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज आई तो उसमें और ऐड कर लेना भले। 2025 का जेट किस किसने दिया था? 25 वाला जेट किस किसने दिया था? सभी ने दिया था। एनिमल इजी क्वेश्चन आए होंगे, कर लिए होंगे सारे के सारे ना, 10 के 10 सही। 10 के 10 सही कर लिए थे तो इजी थे। एक क्वेश्चन तो ये था गिर का, सबको याद था होगा। एक पूछा था कि मादक अगर गर्भित हो गई है तो उसका पता कौन सी विधि से लगाएंगे? कि अपने क्या पता लगाते कि बच्चा पल रहा है कि नहीं अंदर, तो रेक्टम पाल्पेशन से याद रख लेते। किडवन बढ़ाना है अपने को, किसमें? साइलेज में। तो क्या मिला दो? गुड़ मिला दो, सीरा मिला दो, है ना, कुछ मीठा हो जाए। घर वाले कब से थी ये बात कहते ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा ना। 180 नंबर पे तो नहीं बच्चे, गेट को हाथ नहीं लगाने देते यूनिवर्सिटी के। एक के आगे दो लगा होता फिर हो जाता। टर्म है रे, और तो क्या। क्योंकि अगर 180 नंबर आए तो ठीक है, इस बार अच्छे आ जाएंगे, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि वहां तो आप 12th करके क्रैश कोर्स में जल्दी जल्दी करते हो कंप्लीट। अभी थोड़ी सी दिक्कत ये कर दी ना कि जो 11th और 12th है वहां पे प्योर केमिस्ट्री बायोलॉजी को ड्रॉप कर रखा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। और हमारे टाइम क्या होता था कि बायो और केमिस्ट्री सिमिलर टू मेडिकल, तो मेडिकल में आती थी बायो केमिस्ट्री, वही इसी में आती थी, इस वजह से। अभी बात ऐसी है
कि अगर आप लोगों ने टाइम लिया है तो फिर जाना अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, मेहनत तो इतनी तो कर ही लेना अच्छे से दम लगा के। कॉलेज वाले तो आप कर ही लोगे, ठीक ठाक पढ़ते रहोगे, कंटिन्यूटी रखोगे तो भी कर लोगे कॉलेज। सीयूटी या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी जेट में जाने की कोशिश करना, कॉलेज वगैरह में नहीं जाना है। और तुम निकाल सकते हो, बहुत सारे कैपेबल बंदे बैठे हैं यहाँ पे। और क्रोली क्या हाल है? बड़ा पीछे बैठा है यार, आ जाके जगह नहीं मिली। अरे यार लेट आया था क्या? लेट आया था, बस में आया? तो बस में सबसे पहले चढ़ा कर आगे आगे बैठ जाया कर, फिर भी नहीं पहले आ पाया यार। ये कैसे हो सकता है? हैं? हैं? जल्दी आएगा। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक तुम्हारा क्या हुआ, कंप्लीट है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक था, बस 3-4 आपको मेन क्वेश्चन जो याद रखने वाला वो यही है। एक तो विधियों के नाम पूछ लेते, कई बार पूछ लेते निम्न में से सुमेलित नहीं है, या कौन सा कथन सिंह रोधने के लिए सही नहीं है। अगर ऐसा पूछ ली, 4-5 विधियां दे दी, उनमें से कोई एक आधी विधि बंदियाकरण की डाल दी, तो आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन जो आज तक आया वो इतना है कि सिंह रोधन की सबसे अच्छी विधि का नाम बताओ। सबसे अच्छी विधि कौन सी पूछी आज तक? रासायनिक विधि ही पूछी हुई है। लिख लिया था बच्चों? तो वीडियो दिखाएंगे, तुम वैसे नहीं बोला कि सर टाइम हो गया है ना। बेरो है, मैंने बेरो है। अरे इसका कांग है वो बोर्ड। अब आया ये सही। अरे तू तो मरना नहीं था। ये देखो बच्चों, ये होता है वो डी हॉर्नर, वो गर्म। ये कौन सी ब्रीड का मेल है? हॉलिस्टन फ्रीजियन का ना, व्हाइट कलर ब्लैक। ठीक है बच्चों, और आजकल ये चल रहा है, देखो आरी द्वारा बड़े सिंगों को काटना। ठीक है, ये जी सिंग काट दिए जाते हैं, या फिर ये रहा, ये तरीका सही है। इसका मुंह नहीं कैसे कर रहे हैं? बछड़ा या बछड़ी के सींगों को कैसे हटाएं, या जो सींग आने वाले हैं उनको कैसे रोके, तो गजब की जानकारी बछड़े के जन्म के बाद 10 या 15 दिनों बाद आपको बछड़े के ये बाल हटा रहे साइड से, देखो ये देखो, आपको फ्री वाली जगह पे बैठ और ट्यूब लगानी है। इसके बाद डी हॉर्निंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको सींगों के ऊपर टूथपेस्ट लगानी है, क्योंकि इस ट्यूब से इरिटेशन प्रोड्यूस होगी बछड़े को, तो इसलिए आपको टूथपेस्ट करना है। ठीक है बच्चों, ये तो सेम ही हो गया वाला, मैं वाला हो गया, ये काट ही दिए इसने सिंह। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। और डी वो गर्म छड़ द्वारा देख लो, ये डी हॉर्नर है, इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर से ऐसे कटे। उनमें इतना ही फर्क है कि उसमें रेड करके फिर लगाते इलेक्ट्रॉनिक तार से चलता है ये वाला। ठीक है, तो ये मेथड्स थे डी हॉर्निंग और डिस्कोडिंग। सुनेगा किसका कहना कि दिल ना दिया है, बोल ना बोल तो क्या किया।